Hey guys, welcome back to your very own B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So beta, we are going to start with the next part of animal tissues today, that is nervous tissue. आज हम हमारे क्विक रिवीजन प्रोग्राम में जो क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट कवर करने वाले हैं नर्वस टिश्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस टिश्यू टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज नर्वस टिश्यू. पहले हमको ये तो पता चले कि ये नर्वस टिश्यू है क्या और कहाँ पे प्रेजेंट है बॉडी में. तो बेटा नर्वस टिश्यू अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भरी हुई टिश्यू है, प्लस हमारी बॉडी का सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यही नर्वस टिश्यू करती है. तो नर्वस टिश्यू सबसे पहली बात प्रेजेंट कहाँ पे है. नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में. ब्रेन के अलावा हमारे ये जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड चल रही है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है, वहां पे भी बेटा नर्वस टिश्यू भरा हुआ है. प्लस हमारी बॉडी में जितनी नर्व्स फैली हुई हैं वो भी क्या है, नर्वस टिश्यू का पार्ट हैं. नर्व्स जो हमारी बॉडी में फैली हुई हैं मैसेज लेके आ रही है और जा रही है. आपने कोई चीज सोची और वो उस हिसाब से अपनी मूवमेंट की, उस हिसाब से आपने कोई वर्ड्स बोले, चाहे जो भी एक्टिविटी की, वो सारा कुछ आपके ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है और ब्रेन की ही नर्वस टिश्यू जो कनेक्टेड है वो मैसेजेस लेके जा रही है हर जगह पे. तो हम कह सकते हैं कि ये जो नर्वस टिश्यू है उसका काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना. पूरी बॉडी का कंट्रोल तो है ही इसके पास, प्लस डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी कराती है यही नर्वस टिश्यू. एकदम से मान लो हमने शेर देखा और हमें भागना है, तो ऐसा तो नहीं है दिल की धड़कन तेज हो गई, यानी कि हार्ट बीट फास्ट हो गई और हम ब्रीदिंग फास्ट कर ही नहीं रहे. ये सारा कुछ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. ऑक्सीजन तेजी से जाएगा तभी तो हार्ट उसको जल्दी पंप करेगा, एटीपी सारे स्केलेटल मसल्स में पहुंचेगा, तब जाके हम भागने के लिए रेडी होंगे. यानी इन सारे ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी हमारे नर्वस टिश्यू का है. ठीक है, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट टिश्यू दैट इज नर्वस टिश्यू इज डूइंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट थिंग जो हम हर टिश्यू में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वो टिश्यू ऑरिजिनेट कहां पे हुई थी. तो नर्वस टिश्यू ऑरिजिनेट हुई थी दूसरे फाइलम में, दैट इज सिलेंट्रेट्स. वी आल्सो कॉल इट एज नाइडेरियंस. सो इसका ऑरिजिन हुआ था, nervous tissue was originated in the second phylum that is Coelenterata. Coelenterata को ही और क्या बुलाते हैं बच्चों, नाइडेरिया. नाइडेरिया इसी फाइलम का नाम है. और इसकी सबसे फेमस एग्जाम्पल कौन सी है, इसकी सबसे फेमस एग्जाम्पल है हाइड्रा. तो क्वेश्चन में सीधे हाइड्रा भी दे दिया, तो आपने क्या टिक करना है कि हाँ भाई हाइड्रा में ही सबसे पहली बार न्यूरॉन नर्व सेल देखी गई थी. और हाइड्रा में फर्स्ट टाइम ये जो नर्व सेल देखी गई थी, नर्वस टिश्यू की कोई सेल देखी गई थी, वो कैसी थी, एपोलर न्यूरॉन थी, एपोलर नर्व सेल थी. अब आपको नहीं पता है ये एपोलर नर्व सेल क्या होती है, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम सीखेंगे कि एपोलर नर्व सेल क्या होती है. ठीक है, नेक्स्ट बात जो हम हर टिश्यू में कवर करने की कोशिश करते हैं दैट इज कि ये टिश्यू का ओरिजिन जर्म लेयर से रिलेटेड क्या है. भाई ये टिश्यू एक्टोडर्म से बनी है या मेसोडर्म से बनी है या एंडोडर्म से बनी है. तो बेटा जो हमारी नर्वस टिश्यू है, हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जो टिश्यू भरी हुई है, जो हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर रही है, मैसेज को इधर उधर ला रही है, ले जा रही है, वो सारी टिश्यू एक्टोडर्मल है ओरिजिन में. हमारे जो एम्ब्रियो, जब हम एम्ब्रियो थे, आपको पता है उस टाइम पे हमारे एम्ब्रियो वाले फॉर्म में 3 लेयर्स बनी थी जिनको हम जर्म लेयर कहते हैं. दैट वाज एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. हर जर्म लेयर को काम असाइन किया गया था कि तुझे ये टिश्यू बनानी है, वो फिक्स है, मेरे में आप में सब में सेम है. ठीक है, तो हम सबकी जो एक्टोडर्म बनी थी उसने ये हमारी सारी न्यूरॉन्स, सारी नर्व सेल्स, सारा नर्वस टिश्यू बनाया है. एक्टोडर्मल ओरिजिन तो है, बट क्या विदाउट एनी एक्सेप्शन, नो. यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है जो हमने ध्यान रखनी है. एक्सेप्शन लिखेंगे यहाँ पे बेटा. अगर आपको आता है कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज वी हैव वन एक्सेप्शन ऑफ माइक्रोग्लायल सेल. माइक्रोग्लायल सेल,
माइक्रोग्लायल सेल भी बेटा एक टाइप की सेल है जो हमारे ब्रेन में ही भरी है, जो एक टाइप की ग्लायल सेल है, या इसी को कहते हैं न्यूरोग्लायल सेल। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, अभी हम सीखेंगे कि न्यूरोग्लायल सेल, ग्लायल सेल और माइक्रोग्लायल सेल क्या होती है। अभी के लिए आप सिर्फ याद करो कि हाँ, एक टिश्यू है हमारी नर्वस टिश्यू में, एक टाइप की सेल्स हैं जो कि एक्टोडर्मल नहीं है, बल्कि ये वाली सेल मीसोडर्मल ओरिजिन की हैं। ये वाली सेल एक्टोडर्म से नहीं बनी है, मीसोडर्म से बनी है, तो इसका ओरिजिन मीसोडर्मल है। ठीक है, इतनी बात आप अभी के लिए ध्यान रखो। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे कि ये नर्वस टिश्यू काम क्या करती है और ऐसी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है इसके पास, ऐसी क्या खास बात है इसमें कि हमने इसको ये वाला काम असाइन किया है। तो बेटा आपको पता है कि ये काम क्या करती है? काम तो ये कर रही है मैसेज लाने ले जाने का। तो बस इसी को थोड़ा सा फैंसी वे में लिख देंगे कि ये इम्पल्स का कंडक्शन करती है। मैसेज को ही हमने थोड़ा फैंसी वे में लिख दिया कि इम्पल्स का कंडक्शन करती है। इम्पल्स कंडक्शन इसका काम है। अगर बेटा इम्पल्स कंडक्शन कर रही है तो कुछ तो स्पेशल बात होगी इसमें जो इसको इम्पल्स कंडक्शन का काम दिया गया है। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसके पास जिसकी वजह से ये इम्पल्स कंडक्शन कर सकती है। याद है हमने लास्ट वाली वीडियो में मस्कुलर टिश्यू में भी सीखा है कि मस्कुलर टिश्यू भी एक्साइट हो सकती है। वैसे ही बेटा ये जो हमारी नर्वस टिश्यू है ये भी एक्साइटेबल होती है, इसको एक्साइट किया जा सकता है। एक्साइटेबल का क्या मतलब? इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल आप सीखोगे जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करेंगे, जब हम नर्वस टिश्यू का चैप्टर पढ़ेंगे, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। प्लस हमने हमारे पुराने कुछ वीडियोस में ये सीखा हुआ भी है, बट स्टिल अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो कि ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, एक्साइट हो सकती हैं। एक्साइटेबल हम उन सेल्स को कहते हैं जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती हैं। मतलब बेटा नर्वस टिश्यू की कुछ सेल्स हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती हैं तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये एक्साइट हो सकती है, यानी एक्साइटेबल सेल्स हैं। एक्साइटेबल होने के साथ साथ नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी ये शो करती हैं जिसकी वजह से ये मैसेज भेज पाए? मैसेज को यानी कि इम्पल्स को क्या कर रही है? कंडक्ट कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं। मान लो मैंने किसी गर्म सामान को टच किया, एकदम से अपना हाथ हटा लिया, मतलब मेरे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आया है यहाँ की मसल्स को हाथ रिमूव करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? इम्पल्स का, मैसेज का कंडक्शन हो रहा है, यानी ये क्या शो करते हैं? कंडक्टिविटी शो करती हैं, कंडक्टिविटी शो करती हैं, यानी कि ये इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराती हैं। ट्रेवल ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कुछ भी नहीं है, न्यूरॉन से ब्रेन से चलने वाला मैसेज है। तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कर सकती हैं। कब करेंगी? जब इनको एक्साइट किया जाएगा। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये दो प्रॉपर्टी शो करती है, दैट इज दे आर एक्साइटेबल एंड दे शो कंडक्टिविटी। ठीक है, ये हो गए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हम मेन स्ट्रीम जब न्यूरॉन पढ़ेंगे उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि भाई ये कौन से टिश्यू है, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या काम करती है और इसके पास क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हमने इसको ये काम असाइन किया है। प्लस आप एक छोटी सी बात और ध्यान रख सकते हो कि बेटा ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज लाने ले जाने वाली सेल्स हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे ब्रेन के अंदर भी तो कोई इन्फेक्शन पहुंच सकता है, तो उससे बचाने के लिए भी कुछ सेल्स हैं। प्लस हमारे ब्रेन की वो वाली सेल्स जो मैसेज ला रही हैं, ले जा रही हैं, उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन देने वाली सेल्स हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में मैसेज लाने ले जाने के साथ साथ और भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले अपन वो सेल्स पढ़ने वाले हैं जो मैसेज लाने ले जाने का मेन काम कर रही है, जिसके लिए हमने ये ब्रेन रखा हुआ है। हमने ये ब्रेन रखा है सारा का सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए। तो कंट्रोल के लिए तो मैसेज को भेजना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, और मैसेज
मैसेज का ट्रांसमिशन करता है नर्वस टिश्यू का सेल दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। तो अपन पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके अलावा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेल्स भरी हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अपन क्या करेंगे अब, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करेंगे। साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाएंगे आप। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको एनसीईआरटी में भी इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। प्लस बेटा आप जब नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हो वहां पे भी आपको ये सारा कुछ दोबारा से पढ़ना होता है, तो बेटर हम अभी सीख लें, हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलो साथ में बनाएंगे बेटा। जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रोसेसेस दिखते हैं। ठीक है, इन प्रोसेसेस के बाद अपन देखते हैं कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर चल के जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर चल के जा रहा है और फिर एंड में आते आते ये स्ट्रक्चर ने कुछ थोड़ी सी एंड में ब्रांचिंग कर ली है। ठीक है, जहां पे इसने एंड में ब्रांचिंग की है वहां पे इसने कुछ ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे ऊपर प्रोसेसेस हमने निकाले हैं ये भी ब्रांच्ड है बेटा, ये भी ऐसे ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग हो रखी है इनमें। तो आप देख पा रहे हो कि ये भी हमने बोर्ड पे जितना कुछ बनाया ना, ये एक सेल है, एक सेल है बेटा। अभी ये एक न्यूरॉन बनाइए हमने, ये एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक तो ये जो छोटे छोटे आपने स्ट्रक्चर बाहर निकाल रखे, इनको कहते हैं बेटा डेंड्राइट्स, वी कॉल देम डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन का पहला पार्ट क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया। उसके बाद बेटा इस पूरे न्यूरॉन के, इस पूरे एक सेल का ये मेन पार्ट हो गया जिसमें बीच में न्यूक्लियस भी रखा हुआ है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ कोर्स अंदर अंदर पूरी सेल में गया होगा, यहाँ पे भी आया होगा, हर जगह पे साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म किसका है, न्यूरॉन का है, इसीलिए हमने इसको बुला लिया न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, इसको कह दो न्यूरोप्लाज्म। प्लस बेटा यहाँ पे क्या रखा हुआ है, न्यूक्लियस रखी हुई है इस सेल की। ये जहां पे न्यूक्लियस रखी हुई है और मेजरली जहां पे इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसको अपन कहते हैं साइटोन। साइटोन, ये हो गया आपकी न्यूरॉन का सेकेंड पार्ट दैट इज साइटोन। साइटोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी। सेल बॉडी कहते हैं इसी को, और बेटा इसी का दूसरा नाम है पेरिकैरियन, इसी का अगला नाम है पेरिकैरियन। तो आपको पेरिकैरियन पूछे, सेल बॉडी बोले, साइटोन बोले, सब एक ही बात है। तो अपना पहला पार्ट हो गया ये छोटी छोटी ब्रांचेस दैट इज डेंड्राइट्स, अपना दूसरा पार्ट हो गया ये साइटोन या सेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये लंबी वाली एक ब्रांच में, ये तीसरा पार्ट है बेटा और इसका नाम है एक्सॉन। इसका नाम है एक्सॉन, लिखेंगे ये है एक्सॉन। अब देखो एक्सॉन किस किस चीज से मिलके बनी है, एक तो बेटा ये एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म आया है इसको अपन कह देते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म अलग कुछ नहीं है, ये साइटोप्लाज्म है जो एक्सॉन में आया है, तो हमने इसको कह दिया एक्सोप्लाज्म। ठीक, और इसके बाहर ये जो कवरिंग है ना बेटा, इसके बाहर जो कवरिंग है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा लेमा है, इसको हमने कह दिया एक्सोलेमा। इसको हमने कह दिया एक्सोलेमा। तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक्सॉन में आई है उसको कह दिया एक्सोलेमा, और यही जो साइटोप्लाज्म एक्सॉन में आया उसको कह दिया एक्सोप्लाज्म। ये मिलके क्या बन गया बेटा, हमारा तीसरा पार्ट दैट इज एक्सॉन। ये हो गया थर्ड पार्ट। तो अपना ये जो पूरा का पूरा न्यूरॉन है वो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये छोटी छोटी वाली ब्रांचेस दैट इज डेंड्राइट्स, ये मेन पार्ट जो है सेल बॉडी, और ये एक जो लंबी ब्रांच आई है दैट इज एक्सॉन।
अब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स करते हैं जो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं और हमको ध्यान रखने हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आ जाओ। एक्सॉन बेटा जब एंड होती है तो छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस बनाती है, और जहां पे एंड होती है उसको कह दो एक्सॉन एंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। एक्सॉन जहां पे एंड हो रही है उसको कह दो एक्सॉन एंडिंग, और एंड कोई क्या कहता है, टर्मिनल, तो इसी को बुलाते हैं एक्सॉन टर्मिनल, इसी को बुलाते हैं बेटा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल पे देखो आपको ये छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इनको कहते हैं बच्चे साइनेप्टिक नॉब, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं एक्सॉन की, एक्सॉन एंडिंग पे साइनेप्टिक नॉब्स लगे हैं। इन नॉब्स के अंदर बेटा छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ जिसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ है, कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं, कुछ केमिकल्स भरे हैं इसके अंदर। तो साइनेप्टिक नॉब के अंदर ये जो छोटे छोटे वेसिकल्स हैं इसको कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, इसको बुलाते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो केमिकल्स हैं बेटा ये मैसेज के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं और इनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। नाम को तोड़ के ही देख लो ना, न्यूरो यानी न्यूरॉन के, ट्रांसमीटर यानी कोई चीज ट्रांसमिट करने वाले हैं। क्या ट्रांसमिट करने वाले हैं, ये मैसेज को आगे ट्रांसमिट करने वाले हैं। ये है क्या बेटा, कुछ केमिकल्स हैं, दीज आर सम केमिकल्स। इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये वाली बात हो गई यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे हमने क्या बनाया, अब वापस आते हैं कि हमको कुछ कुछ और क्या स्ट्रक्चर्स जानने हैं। बेटा ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी, उसके अंदर आपको कुछ अलग से ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, कुछ अलग से स्ट्रक्चर दिखते हैं। अब बात ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि ये ग्रैन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट है। तो बेटा ये जो ग्रैन्यूल्स है ना, ये एक तो आपको इस सेल बॉडी में दिखते हैं, कभी भी गलती से भी इसको एक्सॉन में नहीं बनाएंगे, ये एक्सॉन में प्रेजेंट ही नहीं होते। हाँ, ये इन डेंड्राइट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, डेंड्राइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम है निसल्स ग्रैन्यूल्स, इनको कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स से बेटा पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से कर लो। सबसे पहली बात कि ये निसल ग्रैन्यूल कहलाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आपको ऑप्शंस आएंगे साइटोन में, साइटोन प्लस डेंड्राइट्स में, साइटोन प्लस एक्सॉन में। तो आप ध्यान रखना कि ये साइटोन और डेंड्राइट में होते हैं, दे आर नेवर प्रेजेंट इन एक्सॉन, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोन प्लस डेंड्राइट, दोनों जगह पे है। अच्छा बेटा ये है क्या ग्रैन्यूल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। ये ग्रैन्यूल्स RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप तुमको अच्छे से पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा ER होता है, जिसमें राइबोसोम चिपका है, तो RER के साथ राइबोसोम तो होगा ही। अच्छा चलो फिर बता दो राइबोसोम काम क्या करता है। अच्छे से तुमको पता है कि राइबोसोम जहां पे भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे भी बेटा ये जो निसल ग्रैन्यूल्स हैं, ये निसल ग्रैन्यूल RER और राइबोसोम से बने हैं, और ये कर क्या रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। अब कौन सा प्रोटीन बना रहे हैं, कौन से प्रोटीन की इस एक्सॉन में, इस न्यूरॉन में जरूरत पड़ गई, ये वाली, ये जो केमिकल्स हमने यहाँ बनाए हैं ना, वो कुछ केमिकल्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ निसल ग्रैन्यूल में सिंथेसाइज होते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट हो करके यहाँ पे लाके इसमें भर दिए जाते हैं। तो कौन से प्रोटीन्स बना रहे हैं बेटा, ये वही केमिकल्स बना रहे हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं। तो ये निसल ग्रैन्यूल के बारे में इतनी बात अपन ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं कि इसके बारे में हमको और क्या स्ट्रक्चर्स जानने हैं। ये जो एक्सॉन है बेटा, डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया जितना जानना था। अब एक्सॉन पे आओ, एक्सॉन तो कर ली बेटा। इस एक्सॉन के बाहर भी कुछ और सेल्स देखी जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं। इन सेल्स के बीच में आपस में कुछ दूरी भी है,
ठीक है, ऐसे ऐसे सेल हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम आपके बगल बगल में दो दो सेल बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो आपको ऐसे न्यूरॉन को कट करके दिखाया है, इसलिए आपको ये दो टुकड़ों में दिख रहा है। अगर मैं न्यूरॉन को ऐसे कट ना करती और ऐसे कट करके आपको दिखाती तो बेटा ये एक्सॉन चल रही है, एक्सॉन के बाहर ये पूरी ये सेल चल रही है, ठीक है, ऐसे एक्सॉन है तो ऐसे पूरे में एक सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल ऐसे प्रेजेंट है। बस मैंने इसको ऐसे कट कर दिया था, इसलिए आपको ऐसे दो दो टुकड़ों में ये दिखाई दे रहा है, जबकि पूरे एक्सॉन में गोल चल रही है सेल, पूरे एक्सॉन को ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। इस सेल का नाम है बेटा श्वान सेल, इस सेल का नाम है श्वान सेल। किस पे चढ़ी हुई है? एक्सॉन पे चढ़ी हुई है कई सारी श्वान सेल। अच्छा, सेल चढ़ी हुई है तो इसका खुद का कोई न्यूक्लियस भी होगा, किधर भी बना दे पूरे गोल में प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों साइड नहीं बनाओगे क्योंकि ये पूरी एक सेल है और एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस दिखाओगे, वो तुम किधर भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है श्वान सेल की, श्वान सेल की न्यूक्लियस है। और प्लस नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि बेटा ये जो श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं न्यूरीलेमा। कंफ्यूज नहीं करना है, न्यूरीलेमा नाम जब भी आएगा, बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं न्यूरीलेमा से, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये न्यूरीलेमा और कुछ नहीं है, श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है, ठीक है। कर क्या रही है ये श्वान सेल, क्यों रखा है हमने उसको यहाँ पे? ये श्वान सेल एक सब्सटेंस सिक्रीट करती है, एक शीत सिक्रीट करती है, पर ये अपने बाहर वो शीत सिक्रीट नहीं करती, अपने अंदर सिक्रीट करती है। यानी इस सेल ने अंदर एक सामान सिक्रीट किया हुआ है एक्सॉन के अराउंड। अब देखो ये पूरी की पूरी एक्सॉन थी, इसके बाहर एक सेल चढ़ी हुई है, उस सेल ने अपने अंदर एक शीट सिक्रीट किया है जो कि इस पूरे एक्सॉन पे साइड्स में सिलेंड्रिकल फॉर्म में लगा होगा। अगेन हमने इसको ऐसे कट किया इसलिए हमको ऐसे दिखाई दे रहा है, पूरी एक्सॉन पे ऐसे वो शीट लगा हुआ है चारों तरफ, जिसके बाहर वो सेल प्रेजेंट है। तो एक एक्सॉन चल रही है, उसके बाहर ऐसे कंप्लीट श्वान सेल चल रही है और ये अपने अंदर उस एक्सॉन के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना रही है, एक शीट लगा रही है और इस शीट का नाम है माइलिन शीट। माइलिन शीट। अब एकदम आपको स्ट्रक्चर से क्लियर रहना है कि कौन सी चीज कहां पे प्रेजेंट है। अभी पहले इसको मेंशन कर लेते हैं, ये येलो कलर से अपन ने क्या बनाया है? माइलिन शीट, माइलिन शीट। अभी तो हमने इसको यहाँ पे येलो कलर से बनाया है, पर यहीं पे लिख लो बेटा कि माइलिन शीट व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। माइलिन शीट का कलर व्हाइट है, प्लस ये काम किस चीज का कर रही है? इंसुलेशन का काम कर रही है। ये इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेशन का काम करती है। जहां पे भी माइलिन शीट प्रेजेंट होगी वहां से कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो सकती, आयंस इधर उधर नहीं आ सकते जा सकते। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो अगेन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब हम ये करेंगे कि ट्रांसमिशन कैसे होता है तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी आप ये ध्यान रखो कि माइलिन शीट व्हाइट कलर की है, एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट होती है, श्वान सेल ने उसको अपने अंदर की साइड सिक्रीट किया है, प्लस ये इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। अब तुमने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर तुमको न्यूरीलेमा, माइलिन शीट और एक्सोलेमा से क्वेश्चन पूछे, मैं तुमको ऐसे सेक्शन कट करके बता रही हूं, ध्यान से देखो। सबसे बाहर तुमको क्या दिखेगा? सबसे बाहर तुमको दिखेगा न्यूरीलेमा, और सबसे अंदर क्या दिखेगा? सबसे अंदर तुम्हें दिखेगी एक्सॉन, और इस एक्सॉन के बाहर क्या चढ़ा होगा? ये चढ़ा होगा माइलिन शीट, ठीक है। इसी को लिख लो और कंफ्यूज मत होना। ये सबसे बाहर है बेटा न्यूरीलेमा, उसने अपने अंदर सिक्रीट किया है माइलिन शीट, और सबसे अंदर ये एक्सॉन चल रही है, तो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई? एक्सोलेमा, जिसके अंदर एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है। ये पूरी की पूरी एक्सॉन चल रही है, उसके बाहर माइलिन शीट चल रही है, उसके बाहर
टुकड़ों में श्वान सेल रखी हुई है, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब ये श्वान सेल के बीच बीच में जो आपको जगह दिखाई दे रही है कि ये श्वान सेल कॉन्टिन्यूअस एक सेल नहीं है सिलेंडर की तरह, ये बीच बीच में रखी हुई है और अपने बीच बीच में गैप कर दिया है। इन जगह को कहते हैं बेटा, इस जगह को कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। इस जगह को कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये श्वान सेल के बीच के नोड्स हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। तो बट ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, जहाँ पे श्वान सेल ही नहीं है, जिस जगह को हम नोड ऑफ रैनवियर कह रहे हैं वहाँ श्वान सेल नहीं है, तो श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ से होगी? नहीं होगी। और श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तुमने क्या कहा है? न्यूरिलेमा, तो न्यूरिलेमा नहीं होगी इस जगह पे। प्लस बेटा यहाँ पे श्वान सेल नहीं है तो उसने अपने अंदर कोई माइलिन सिक्रीट नहीं किया होगा इन जगहों पे, इन नोड्स पे। तो इन नोड्स पे माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, इन नोड्स पे माइलिन शीथ एब्सेंट होता है। अच्छा बेटा, अगर माइलिन नहीं है तो यहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं होगा, यानी इन नोड्स में आप एक्सचेंज करा सकते हो आयंस का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चलेगी, पर जहां जहां पे श्वान सेल है और उसने माइलिन शीथ सिक्रीट किया है वहां पे नहीं चलेगी। तो ये आपको इतनी चीजें याद रखनी है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। सबसे पहले न्यूरॉन क्या होता है, एक लाइन लिख भी लो, तुम्हें अच्छे से पता है, बट स्टिल न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। जो हमारे ब्रेन का काम चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो इस न्यूरॉन की वजह से चल रहा है। यही हमारे ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है, यानी इम्पल्स लाने ले जाने का, मैसेज लाने ले जाने का काम कर रही है। तो इस न्यूरॉन का काम है कंडक्शन करना। उसके लिए हमने पढ़ा कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। एक्सॉन के एंडिंग पे कुछ साइनेप्टिक नॉब है जिनमें साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं और उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअल में कुछ केमिकल्स हैं जो ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे हैं, यानी इंपल्स को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। अगेन क्या हेल्प कर रहे हैं वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। फिर हमने निसल ग्रैन्यूल्स के बारे में सीखा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने श्वान सेल चढ़ाई है, श्वान सेल के अंदर माइलिन सिक्रीट किया है, एक्सोलेमा, न्यूरिलेमा और माइलिन की सही से जगह समझ ली है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा इस न्यूरॉन के टाइप्स पे, आ जाओ। सबसे पहले बेटा न्यूरॉन के 2 टाइप्स करेंगे हम। देखो न्यूरॉन के बेटा 2 टाइप्स करने हैं हमको। एक तो कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जिसपे ये माइलिन शीथ देखो चढ़ा हुआ है, ये श्वान सेल लगी हुई है, और एक न्यूरॉन है जिसपे हमने श्वान सेल नहीं लगाई, जिसपे माइलिन शीथ नहीं है। तो ये 2 तरह के न्यूरॉन्स हैं। जिसपे बेटा माइलिन शीथ होता है इसको कहते हैं मेड्यूलरी न्यूरॉन, या फिर कह लो माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड और मेडुलरी न्यूरॉन। ये वो न्यूरॉन है बेटा जिसमें बाहर श्वान सेल ने माइलिन शीथ सिक्रीट किया है, और एक ये न्यूरॉन है जिसमें कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गई नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड, दोनों चीजें आप कह सकते हो। और इसी तरह इसको बुला सकते हो आप नॉन मेडुलरी या अनमेडुलरी न्यूरॉन, ठीक है। ये नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन हो गए। तो 2 टाइप्स की न्यूरॉन हमने की। किस बेसिस पे, अभी हम ये पहला बेसिस कर रहे हैं, किस बेसिस पे हमने 2 टाइप्स की न्यूरॉन की हैं कि भाई इस न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ है कि नहीं है, ठीक है। देखो इसके पास तो माइलिन शीथ है, तो होता क्या है जब इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है, एक और बात यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपन तो अपना थोड़ा सा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। बेटा जब इम्पल्स जाता है इस एक्सॉन, इस न्यूरॉन के थ्रू जब मैसेज जाता है तो मैसेज कैच हमेशा ये डेंड्राइट करता है।
डेंड्राइट ने मैसेज को कैच किया और फिर सेल बॉडी तक पहुंचाया और फिर वो मैसेज एक्सॉन तक गया और फिर आगे की नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा। मान लो मैंने कोई गर्म सामान टच किया और एकदम से हाथ हटाया, तो एक्चुअल में मेरी न्यूरॉन्स का डेंड्राइट इधर है वो मैसेज लेने के लिए। डेंड्राइट ने मैसेज दिया होगा सेल बॉडी को और सेल बॉडी ने दिया होगा एक्सॉन को। तो हमेशा इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसका रास्ता क्या होता है? डेंड्राइट्स, यानी डेंड्राइट्स को आप कह सकते हो रिसीवर्स, ये मैसेज को रिसीव करते हैं। उसके बाद पहुंचेगा सेल बॉडी दैट इज साइटोन, और उसके बाद पहुंचेगा एक्सॉन, और एक्सॉन ही उसको आगे बढ़ाएगा, या तो नेक्स्ट न्यूरॉन को देगा या जहां पे जिस इफेक्टर सेल पे उसको मैसेज पहुंचाना हो। मान लो इधर से मैसेज आ रहा है तो डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन, डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन करते करते आया, अब मसल आ गई जहां पे वो मैसेज लेके आ रहा था, तो मसल क्या हो गई? इफेक्टर सेल हो गई। तो जहां पे भी पहुंचाना है इस एक्सॉन से जाएगा नेक्स्ट, यानी एक्सॉन मैसेज को आगे ट्रांसमिट करते हैं, इसीलिए हम इनको ट्रांसमिटर्स कह सकते हैं। तो हमेशा मैसेज को कैच करेंगे डेंड्राइट्स और आगे बढ़ाएंगे एक्सॉन। हमेशा इंपल्स का वे यही रहेगा, कभी भी एक्सॉन कैच करके उल्टा नहीं लेके जा सकता। इंपल्स ट्रांसमिशन इसी डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये जो इंपल्स ट्रांसमिशन हो रही है, ये बेटा इंपल्स एक न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फॉर्म में चलती है। अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक न्यूरॉन में कैसे काम कर रही है, ये हम जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन सीखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए आपको न्यूरॉन्स के बारे में क्या जानना है कि फिर से इन्होंने मैसेज कैच किया होगा, डेंड्राइट्स ने मैसेज कैच करके सेल बॉडी में पहुंचाया होगा, सेल बॉडी के बाद ये मैसेज एक्सॉन में आया होगा। तो एक्सॉन में जब मैसेज आता है बेटा, तो यहां तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी। अब इतनी दूर तो यहाँ पे हमने माइलिन लगा दिया, श्वान ने माइलिन सिक्रीट कर दिया, तो इतनी दूर कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है माइलिन कैसा है, माइलिन इंसुलेटर का काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता। इसीलिए मैसेज बेटा यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे कंडक्ट होगा, यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे कंडक्ट होगा, और ऐसे करते करते वो मैसेज जंप कर करके आगे बढ़ जाएगा, जंपिंग मैसेज जाएगा। ऑफ कोर्स अगर जंप करके मैसेज जा रहा है और यहाँ पे धीरे धीरे कोई इंसुलेशन नहीं है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एक एक स्टेप में, तो ये लेट हो जाएगा, और अगर माइलिन शीट चढ़ा हुआ है तो वो मैसेज जल्दी जाएगा। तो यही पॉइंट्स बस अपने को लिखने हैं कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसमें बेटा पहला पॉइंट हो जाएगा माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है एक्सॉन के अराउंड, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, जबकि अनमाइलिनेटेड में नाम से ही पता चल रहा है माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता एक्सॉन के अराउंड, एक्सॉन के अराउंड कोई माइलिन शीथ नहीं है। अच्छा बेटा माइलिन शीथ है तो माइलिन किस कलर का होता था? व्हाइट कलर का, इसलिए ये वाले न्यूरॉन की एक्सॉन कैसे दिखाई देगी? व्हाइट कलर की दिखाई देगी, ठीक है। जिसपे माइलिन नहीं होगा वो बेटा ग्रे कलर का दिखाई देगा, जिसपे व्हाइट माइलिन नहीं चढ़ा हुआ है वो ग्रे कलर का दिखाई देगा। यहाँ पे कंडक्शन फास्ट होगा, क्योंकि माइलिन चढ़ा हुआ है तो कंडक्शन फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा बेटा? क्योंकि मैसेज जंप कर सकता है, और बेटा इस मैसेज जंप करने को कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सीखते चलेंगे जो आपको आगे सीखना ही है, तो इसको कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन मतलब मैसेज जंप होके जा रहा है, तो किसमें मैसेज जंप होके जाएगा? जिसमें माइलिन शीथ होगा, यानी नोड्स ऑफ रैनवियर से उछलते उछलते मैसेज आगे पहुंच जाएगा। एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे, फिर नेक्स्ट नोड पे, फिर नेक्स्ट नोड पे, जबकि इसमें पूरे मैसेज को लाइन से चलना पड़ेगा, कोई नोड्स नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडक्शन इज स्लो in unmyelinated neuron in comparison to myelinated neuron, ठीक है। अब बेटा माइलिन शीथ ही नहीं है, तो यहाँ पे माइलिन शीथ ही नहीं है, तो नोड ऑफ रैनवियर की बात कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोड्स ऑफ रैनवियर आर एब्सेंट इन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा है, कोई नोड्स नहीं बनाए हमने, इसमें
कोई श्वान सेल नहीं बनाए, कोई नोट्स नहीं बनाए, जबकि यहाँ पे नोट्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होंगे, नोट्स ऑफ रैनवियर आर प्रेजेंट। ठीक है, इतने पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। कंडक्शन स्लो एंड फास्ट, माइलिन शीथ एब्सेंट एंड प्रेजेंट, कलर ग्रे एंड व्हाइट, प्लस नोट्स ऑफ रैनवियर आर एब्सेंट एंड हियर दे आर प्रेजेंट। ठीक है, इतने पॉइंट्स हम याद रखेंगे। ये पहले न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन से, ये हमने न्यूरॉन के दो टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूरॉन के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे कि भाई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। ध्यान से देखो, ये हमने कुछ टाइप के न्यूरॉन्स बनाई हैं यहाँ पे, जिसमें आप देखो यहाँ पे हमने कोई डेंड्राइट नहीं बनाया, सेल बॉडी बनाई और एक एक्सॉन बनाई है। इस स्ट्रक्चर में देखो क्या किया है, एक बीच में सेल बॉडी बनाई है, एक ब्रांच निकाली और इधर से ब्रांचिंग कर दी, और इधर एक ब्रांच निकाली और ये अपने साइनेप्टिक नॉब वाली साइड बना दी। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एक सेल बॉडी इधर है, एक एक ब्रांच निकली है, और इस ब्रांच ने निकल के तो बड़ी सारी ब्रांचिंग कर ली आगे, और इसने एक्सॉन की एंडिंग बना ली। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये जो भी हमने बनाया था जो न्यूरॉन, जिसमें बड़ी सारी डेंड्राइट्स हैं, एक सेल बॉडी है और इधर एक एक्सॉन है। तो ये चार तरह की एक्सॉन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है, उसके बेसिस पे हम बनाते हैं कुछ टाइप्स के न्यूरॉन, वही लिखेंगे। देखो, इसको हम बोलेंगे बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन, इसका नाम है यूनिपोलर न्यूरॉन। क्यों बोल रहे हैं यूनिपोलर न्यूरॉन? क्योंकि इस वाले न्यूरॉन में क्या हुआ है, ये सेल बॉडी से सिर्फ एक ही पोल निकल रहा है, कोई और पोल नहीं निकल रहे इधर साइड, ना एक ना मल्टीपोल, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोल है यहाँ पे। अगर एक पोल हो तो आप बोलेंगे यूनिपोलर। अच्छा, यूनिपोलर न्यूरॉन में ये पोल है क्या, एक्सॉन कहलाता है। तो अब तुम बोलोगे मैम अभी आपने बताया था कि डेंड्राइट्स मैसेज को कैच करते हैं, फिर एक्सॉन उसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें मैसेज कैच कौन करेगा? तो बेटा जब इवोल्यूशन हुई थी, धीरे धीरे टिश्यू बननी स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे इस टिश्यू में भी एडवांसमेंट हुई थी, तो सबसे पहले इतनी बढ़िया वाली न्यूरॉन नहीं बन जाएगी। जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे पहले ऐसी न्यूरॉन बनी, फिर थोड़ी एडवांसमेंट हुई, इवोल्यूशन हुआ, ऐसी बनी, फिर नेक्स्ट फिर सबसे अच्छी न्यूरॉन बनी जो हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो ये वाली न्यूरॉन जब बनी थी तो यही एक्सॉन मैसेज लाने और ले जाने का दोनों का काम कर लेता था, मतलब रिसीवर प्लस ट्रांसमीटर दोनों का काम यूनिपोलर न्यूरॉन में अकेला एक्सॉन कर लेता था। कोई एक्सॉन होगी जो मैसेज ले आएगी, कोई ले जाएगी, ऐसे करके। पर आपको ये कहीं पे भी नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ एक पोल होता है और उस एक पोल को हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये वाली पोल की न्यूरॉन प्रेजेंट कहाँ है? अच्छा चलो एग्जाम्पल्स नेक्स्ट करेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं सबके नाम क्या है। दूसरे में आओ, एक ये सेल बॉडी है, इसने तो दो पोल निकाले, एक इधर एक इधर। ठीक है, दो पोल निकाले, इसलिए कह दो बाईपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन। अच्छा, दो पोल है तो इनके नाम कैसे रखोगे? एक को बोल देना डेंड्राइट, ये वाला डेंड्राइट वाला पोल हो गया, और ये वाला एक्सॉन वाला पोल हो गया। यानी इसके पास एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन है, एक डेंड्राइट प्लस एक एक्सॉन है। यहाँ पे सिर्फ एक एक्सॉन था, यहाँ पे सिर्फ एक डेंड्राइट ऐड हुआ है, इसलिए बाईपोलर है। तीसरे वाले पे आते हैं, इसमें देखो क्या हुआ है, एक सेल बॉडी है, ऐसा लगा कि इसने एक ही पोल निकाला है, यहाँ पे एक ही पोल, पर आगे चल के पता चला इस एक पोल ने अपने आप को दो पोल्स में डिवाइड कर लिया है। एक साइड डेंड्राइट्स वाली बना ली है और एक साइड ये एक्सॉन बनाई है। ठीक है, देखो बेटा हम पोल्स कैसे डिसाइड करते हैं ये समझो, कि एक सेल बॉडी से डायरेक्टली कितने पोल्स निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक सेल बॉडी से डायरेक्टली एक पोल निकल रहा है, एक सेल बॉडी से डायरेक्टली तो दो ही पोल निकल रहे हैं, एक सेल बॉडी से डायरेक्टली एक निकल रहा है, उसने आगे जाके अपने आप को दो में डिवाइड किया। और यहाँ पे देखो एक सेल बॉडी से डायरेक्टली कई सारे पोल्स निकल रहे हैं, कई सारे पोल्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले का अगर हम नाम रखें तो क्या रखेंगे?
स्यूडो यानी कि झूठा, स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा, यूनिपोलर। इसने धोखा दिया बेटा, ऐसा लगा कि एक ही पोल निकल रहा है पर उसने निकलते ही आगे अपने आप को दो में डिवाइड कर लिया, एक साइड डेंड्राइट्स, एक साइड एक्सॉन, इसलिए फॉल्स यूनिपोलर है, झूठा यूनिपोलर है, झूठ बोल रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और नेक्स्ट पे अपन आए तो इस एक सेल बॉडी ने कई सारे पोल्स निकाल रखे हैं, इसको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये सबसे एडवांस्ड टाइप का न्यूरॉन है, सबसे बढ़िया काम करता है और अपने ब्रेन में भर भर के पाया जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये तो अपने ब्रेन में भर के पाया जाता है, ये थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल्स क्वेश्चंस में पूछते हैं बेटा, डायरेक्ट आपको एग्जांपल्स याद रखनी है। बेटा ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोज में पाया जाता है, सिर्फ एम्ब्रियोज में पाया जाता है। अब तुम पूछोगे किसके एम्ब्रियो में, तो बेटा ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के एम्ब्रियो में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स प्लस वर्टिब्रेट्स दोनों के एम्ब्रियोज में पाया जाता है और सिर्फ एम्ब्रियो में यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। बाइपोलर न्यूरॉन कहां पे देखने को मिलता है? बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है बेटा रेटिना ऑफ आई में। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में। रेटिना ऑफ आई, आप आगे चल के आई का भी स्ट्रक्चर करोगे, उसमें रेटिना का स्ट्रक्चर पढ़ोगे जिसमें बाइपोलर न्यूरॉन लगी होती है और काम करती है, वो आप आगे सीखोगे। तो आपको ध्यान रखना है बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोज एंड स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ होती है? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होती है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब बोलोगे मैम ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, क्या क्या लिख दिया? डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये मैं आपको सिखाऊंगी जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। अभी हम सिर्फ उसका बेसिक समझ रहे हैं बेटा कि न्यूरॉन्स कैसी कैसी हो सकती हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल आपको न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पूरे चैप्टर में पढ़नी है कि कैसे नर्व इंपल्स कंडक्शन हो रही है, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या होती है जो स्पाइनल कॉर्ड में बनी है। तो आप अभी जानते हो कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी होती है उसमें स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाई जाती है, ठीक है। तो आपने इतनी बात ध्यान रखनी है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे पास भर भर के हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। सिर्फ एक और न्यूरॉन जो आपको पूछी जा सकती है, जो याद करो अभी हमने सिलेंट्रेट्स में लिखी थी, एपोलर न्यूरॉन, वो कौन सी न्यूरॉन होगी? ये तो चारों में से कोई भी नहीं है, तो एक छोटा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर लो कि एपोलर न्यूरॉन भी एक टाइप की न्यूरॉन होती है। इसमें कोई पोल ही नहीं है, कोई ऐसे लंबा सा पोल ही नहीं निकला जैसे इनमें निकला हुआ है, ठीक है। इसमें बस छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस थी। तो बेटा इवोल्यूशन में सबसे पहली बार जब न्यूरॉन बनी थी तो वो यही एपोलर वाली बनी थी, और यही तो आप सिलेंट्रेट्स में बनाते हो। एपोलर न्यूरॉन सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट होती है, नाइडेरियंस में, हाइड्रा में। तो एपोलर न्यूरॉन सबसे पहली न्यूरॉन है जो बनी थी, सिलेंट्रेट्स में बनी थी, और वो एपोलर टाइप की थी। इसमें कोई पोल नहीं है, या तो ये एक न्यूरॉन मैसेज को कैच कर लेगी या ट्रांसमिट कर देगी अपनी ये छोटी छोटी ब्रांचेस से, कोई नाम नहीं रखना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके आपने देखा कि 5 तरह के न्यूरॉन्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। चलो अब न्यूरॉन का एक लास्ट टाइप हमको करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, कि न्यूरॉन के फंक्शन अलग अलग क्या हो सकते हैं, उस बेसिस पे हम न्यूरॉन को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें कि कौन कौन सी न्यूरॉन अलग अलग क्या क्या काम करती है, उसके बेसिस पे न्यूरॉन 3 तरह की होती है। पहले का नाम है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। बेटा सेंसरी न्यूरॉन को ही एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। दूसरी न्यूरॉन होती है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन को ही इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। एफरेंट उधर है, इफरेंट इधर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एफरेंट सेंसरी को कहते हैं, इफरेंट मोटर को कहते हैं। और एक तीसरी तरह की न्यूरॉन होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन।
इंटर न्यूरॉन का ही दूसरा नाम है एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन। और एसोसिएशन न्यूरॉन को ही रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ये सारे नाम एक ही टाइप के हैं, रिले न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। अब करते हैं कि ये क्या अलग अलग काम करती हैं जिसकी वजह से हमने इनका नाम अलग अलग रखा और इनको क्लासिफाई किया। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन तो वो न्यूरॉन होती है बेटा जो मैसेज को सेंस ऑर्गन्स से प्रोसेसिंग करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है। अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है जो बॉडी के सेंटर में पड़ा है? बॉडी के सेंटर में अपने नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट पड़ा है? ये रहा ब्रेन, बीच में रखा है, डॉर्सल भी है, सेंट्रल भी है, और ये रही स्पाइनल कॉर्ड, ये भी सेंट्रल है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं। तो मैसेज को किसी सेंस ऑर्गन से, मान लो मैंने कोई गर्म सामान टच किया और हाथ हटाया, तो पहले यहाँ से मैसेज मेरे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक गया होगा, फिर ब्रेन ने प्रोसेसिंग की होगी कि ये गर्म सामान है, अगर मैंने हाथ नहीं हटाया तो हाथ जल जाएगा, और फिर यहाँ से कोई मैसेज गया होगा मेरे इफेक्टर ऑर्गन तक, यहाँ के हाथ की मसल्स तक, ताकि मैं हाथ हटा लूँ। ठीक, तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जो न्यूरॉन लेके जाता है उसको कहते हैं सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन। फिर आते हैं, ब्रेन ने सारी प्रोसेसिंग की और मैसेज भेजा किसी इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन में फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कोई भी मसल सेल। इफेक्टर क्या होता है? जिससे हमको काम कराना है, जैसे मसल सेल को हमको कॉन्ट्रैक्ट कराना है ताकि हाथ मूव हो जाए, तो इफेक्टर ऑर्गन क्या हो जाएगा? मसल हो जाएगी। तो किसी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक जो न्यूरॉन मैसेज लेके जाती है उसको कहते हैं मोटर या इफरेंट न्यूरॉन। तो मैसेज लेके गई सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक एफरेंट, और वापस यहाँ से मैसेज लेके आई इफेक्टर तक इफरेंट। फिर आती है तीसरी न्यूरॉन, दैट इज इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। ये बेटा कनेक्ट करती है, ये कनेक्टिंग न्यूरॉन होती है। किसको कनेक्ट करती है? मान लो सिर्फ एक न्यूरॉन आना जाना नहीं कर रही है, बीच में कोई और भी न्यूरॉन है, तो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करती है बीच में एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। इसी को आप एक चार्ट के थ्रू कैसे लिख सकते हो? कोई स्टिमुलस है, स्टिमुलस किसको कहते हैं? स्टिमुलस मैसेज को ही कहते हैं। जैसे वो गर्म सामान टच करना इज अ स्टिमुलस, जो कि मेरा सेंस ऑर्गन सेंस करेगा, और वो सेंस करके इस मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगा, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा। और उसके बाद ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को क्या करना है, उस मैसेज का, उसके बाद एक न्यूरॉन से मैसेज भेजेगा इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन तक हो सकता है यहाँ बीच में कोई न्यूरॉन हो। हम न्यूरॉन कैसे बनाते हैं? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, हमेशा इसी वे में इंपल्स जाएंगी। तो यहाँ से बेटा सेंस ऑर्गन से कोई डेंड्राइट होगा, मैसेज को कैच करके इधर लेके जाएगा, और यहाँ से भी अगेन डेंड्राइट की साइड से मैसेज होते हुए, सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए इधर आएगा। इधर होगी डेंड्राइट जो मैसेज को कैच करके इधर की साइड लेके जा रही है, इधर होगी डेंड्राइट जो मैसेज को कैच करके इधर लेके जा रही है। तो ये मैसेज कैच हुआ, इधर से इधर को गया, फिर इधर से कैच हुआ, इधर से इधर को आया। हो सकता है बीच में कोई और न्यूरॉन भी हो जो कनेक्ट हो रही हो, तो फिर से उसकी डेंड्राइट इधर बनाएंगे, फिर सेल बॉडी, और फिर इधर एक्सॉन। इसका एक्सॉन फिर इसकी डेंड्राइट को मैसेज देगा, ये आगे जाएगा। तो अगर ये न्यूरॉन की बात करें तो ये कैसी न्यूरॉन हो जाएगी? इंटर न्यूरॉन। ये हो गई इंटर न्यूरॉन, ये हो गई सेंसरी न्यूरॉन, और ये हो गई मोटर न्यूरॉन। तो फंक्शन के बेसिस पे कि कौन मैसेज को, स्टिमुलस को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जा रहा है, और कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जा रहा है, और कोई अगर बीच में कनेक्टिंग न्यूरॉन है, उसके बेसिस पे हमने न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये 3 बेसिस थे जो आपको न्यूरॉन के टाइप्स के लिए पढ़ने थे। पहला आपने किया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है न्यूरॉन, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं।
सेकेंड आपने किया कि न्यूरॉन को हम माइलिन शीथ के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। फिर हमने किया कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम 4-5 टाइप्स बना सकते हैं न्यूरॉन के। फिर हमने किया कि फंक्शन के बेसिस पे न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इतना तो आपको पढ़ना था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में यहाँ टिश्यूज के अंदर। अब हम छोटे छोटे से कुछ बात न्यूरॉन के बारे में या इसके सेल्स के बारे में सीखेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे सीख लेंगे अपन उसको। देखो सबसे पहली बात बेटा श्वान सेल के बारे में करते हैं। अभी तुमने सीखा है कि श्वान सेल प्रेजेंट होती है एक्सॉन के ऊपर और माइलिन शीथ सिक्रीट करने का काम करती है। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं श्वान सेल के बारे में जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये जो श्वान सेल होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्सेंट होता है। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर श्वान सेल नहीं पाया जाता है। ये जो नर्व्स फैली हुई हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, पेरिफेरी में फैली हुई हैं, उसमें ये श्वान सेल पाई जाती है। अच्छा, अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो श्वान सेल है वो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि माइलिन शीथ सिक्रीट करेगी ही करेगी। ये हो सकता है माइलिन सिक्रीशन, माइलिन शीथ सिक्रीट ना करे, और हो सकता है माइलिन शीथ सिक्रीट कर रही हो, माइलिन शीथ सिक्रीट कर रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है। तो क्वेश्चन आता है, आप पूछोगे कि फिर मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कि क्या माइलिनेटेड न्यूरॉन है ही नहीं? तो मैं बोलूंगी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी बेटा माइलिनेटेड प्लस अनमाइलिनेटेड दोनों न्यूरॉन पाई जाती हैं। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन का माइलिन शीथ किसी ने तो सिक्रीट किया होगा, फिर किसने सिक्रीट किया है इसका न्यूरॉन का माइलिन शीथ? बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दूसरी सेल होती है जो माइलिन शीथ सिक्रीट करती है, दैट इज टर्म्ड एज माइलिन शीथ इज सिक्रीटेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम की सेल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ सिक्रीट करती है इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल है जो माइलिन शीथ सिक्रीट करती है इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। पर बेटा जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उसमें भी श्वान सेल होती है, माइलिन शीथ बस नहीं सिक्रीट करती। यानी कि श्वान सेल इज प्रेजेंट इन बोथ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। श्वान सेल दोनों में प्रेजेंट है। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर वो माइलिन सिक्रीट नहीं कर रही है तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में कर क्या रही है? माइलिन तो उसने सिक्रीट किया ही नहीं, फिर हमने श्वान सेल क्यों रखी है? ज्यादा डिटेल्स तो आपको नहीं जाननी है इसकी, बट स्टिल वो थोड़ा सा कुछ बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करती है, या फिर कह लो कि न्यूरॉन हमारी बॉडी की ऐसी सेल होती है जो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकती। आपको पता है न्यूरॉन सेल डिवीजन शो नहीं करती। हमारे पैदा होने से पहले जितनी न्यूरॉन हमारे ब्रेन में बन गई सो बन गई, वो और डिवाइड करके रीजनरेट नहीं करती हैं। अगर नहीं करती तो उनमें मान लो थोड़ी थोड़ी कुछ दिक्कत आ गई, एक्सॉन हल्की सी खराब हो गई या उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो श्वान सेल कोशिश करता है कि उसको ठीक कर दे और न्यूरॉन को खराब ना होने दे, सड़ने ना दे, क्योंकि वो और नहीं बन सकती हमारी बॉडी में। तो श्वान सेल थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करती है या हीलिंग फंक्शन शो करती है, ठीक है। तो यानी आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन हो या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन हो, अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो श्वान सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। श्वान सेल यहां पे भी है और श्वान सेल यहां पे भी है। तो इसी से आप एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कौन सा? श्वान सेल की ही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरीलेमा भी कहते हैं। तो यानी कि न्यूरीलेमा बेटा इसमें भी प्रेजेंट होगा, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और न्यूरीलेमा माइलिनेटेड में तो होगा ही होगा, न्यूरीलेमा।
तो एक बात हमने की कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है। तो दूसरी बात आई कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर माइलिन किसने निकाला? ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम की सेल ने निकाला। थर्ड पॉइंट कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसी पे ये माइलिनेटेड न्यूरॉन में अगर श्वान सेल होगी तो माइलिन निकालेगी, पर अगर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है तो भी श्वान सेल प्रेजेंट होती है। अगर श्वान सेल प्रेजेंट होती है यानी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में भी न्यूरिलेमा प्रेजेंट होगी, माइलिन शीथ यहाँ पे एब्सेंट होगी और यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इस वाले में माइलिन नहीं होगा और इस वाले में माइलिन प्रेजेंट होगा। माइलिन किसने निकाला? यहाँ पे श्वान सेल ने निकाला, और यहाँ पे माइलिन नहीं निकाला, कुछ हीलिंग पर्पस फुलफिल किए हैं, और यहाँ पे माइलिन निकाला है ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। एक नेक्स्ट चीज जो आपको पूछी जाती है क्वेश्चंस में एग्रीगेशन के बारे में कि सेल बॉडी के एग्रीगेशन को, गुच्छे को क्या कहा जाता है, और जो एक्सॉन है अगर हमने उसका गुच्छा बना दिया तो उसको क्या कहा जाता है। तो दो चीजों का एग्रीगेशन करना है हमको। एक है बेटा सेल बॉडी का एग्रीगेशन, कि अगर हमने सिर्फ सेल बॉडी बहुत सारे एक्सॉन्स की, बहुत सारे न्यूरॉन्स की पकड़ दी, साथ में गुच्छा बना दिया, तो उसको क्या कहेंगे। इसका भी बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग नाम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी के गुच्छे को कहते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई पहली इंपॉर्टेंट टर्म। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर हमने सेल बॉडी का गुच्छा बनाया तो उसको कहते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया याद करो, ये टर्म अभी तुमने किसमें सीखी है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड से कोई न्यूरॉन निकल रही है जो स्यूडो यूनिपोलर टाइप की है, और उसमें सेल बॉडीज ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गुच्छा बनाया है जिसको हम गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम गुच्छा बनाएंगे एक्सॉन का। अगर एक्सॉन की एग्रीगेशन है, सिर्फ एक्सॉन को हमने पकड़ के इसका गुच्छा बनाया है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसके भी अलग अलग नाम होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन के गुच्छे को हम बोलेंगे ट्रैक्ट। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर एक्सॉन ने गुच्छा बनाया है तो इसको हम कहते हैं बेटा नर्व। यानी ये जो हम बार बार कह रहे थे कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व से बना हुआ है, हमारी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं, वो एक्चुअल में है क्या? वो एक्सॉन का ही गुच्छा है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में ये नर्व्स फैली हुई हैं वो एक्सॉन का गुच्छा है। और यहीं से आप नेक्स्ट बात डिफरेंस क्लियर रखोगे कि नर्व और नर्व फाइबर में क्या डिफरेंस है। नर्व और नर्व फाइबर में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। नर्व फाइबर एक एक्सॉन को बोला जाता है, नर्व फाइबर एक एक्सॉन को बोला जाता है, और इस एक्सॉन के गुच्छे को, एक्सॉन के बंडल को नर्व कहा जाता है। तो एक एक्सॉन को आप नर्व फाइबर बुला सकते हो और नर्व फाइबर के बंडल यानी एक्सॉन के बंडल को आप नर्व बुलाते हो। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नर्व और नर्व फाइबर। नर्व फाइबर्स से मिलके नर्व बनी है। फिर से ध्यान से सुनो, नर्व फाइबर्स से मिलके नर्व बनी है। ठीक है, एक्सॉन्स से मिलके एक्सॉन का बंडल बना है जिसे हम नर्व कहते हैं। और ये चार टर्म्स हमने अच्छे से ध्यान रखनी है, न्यूक्लियाई, गैंग्लियन, ट्रैक्ट एंड नर्व। अब इसमें से आपको पूछे कि कौन कौन सी चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई है जो कि सेल बॉडी का गुच्छा है, और ट्रैक्ट है जो कि एक्सॉन का गुच्छा है। आगे ध्यान रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब बोल रहे हैं तो हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की बात कर रहे हैं। यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में सेल बॉडी ने गुच्छा बनाया तो आप उसको न्यूक्लियाई बोलोगे। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन ने गुच्छा बनाया तो आप उसको ट्रैक्ट बोलोगे। सिमिलरली बॉडी की इस पूरी पेरीफेरी में जो न्यूरॉन्स चल रहे हैं उसमें अगर सेल बॉडी ने गुच्छा बनाया तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में उसको गैंग्लिया कहेंगे, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व प्रेजेंट होती है
जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक्सॉन का गुच्छा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यू हैव न्यूक्लियाई एंड ट्रैक्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यू हैव गैंग्लिया एंड नर्व। ये चार टर्म्स, नर्व और नर्व फाइबर में डिफरेंस, प्लस ये वाली बात कि ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ पे सीएनएस में माइलिन शीथ सिक्रीट करेगा और श्वान सेल पीएनएस में माइलिन शीथ सिक्रीट करेगा। पीएनएस में अगर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसमें भी श्वान सेल और न्यूरिलेमा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। This much we have to do in the part of neuron. In the next part we will continue with the neuroglial cells. जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि न्यूरॉन्स के अलावा भी कुछ सेल्स भरी हुई हैं हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में और हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, तो हमने वो छोटा सा पार्ट भी कंप्लीट करना है न्यूरोग्लायल सेल्स का। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वाले पार्ट का आप सारा स्ट्रक्चर बुक से भी देखेंगे, एनसीईआरटी से, एक बार उसको रीड करेंगे और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।